ये साइड काट इंसानों को दो टुकड़ों में गेहूं की तरह काट देगा। जहाजों में आग के गोले फेंको और लोगों को जिंदा जला दो। ये शब्द किसी क्रूर तानाशाह के नहीं, मोनालिसा की शांत मुस्कुराहट के पीछे के दिमाग लियोनार्डो डा विंची के हैं। एक ऐसा जीनियस जिसने 20 दुनियाओं में अपने समय से 400 साल आगे के इन्वेंशंस किए और उन्हें अपने नोटबुक्स में उल्टे अक्षरों में लिखकर पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। मगर लियोनार्डो के दो चेहरे थे। एक तरफ एक वेजिटेरियन शांति प्रिय इंसान जो पंछियों को खरीद कर उन्हें आजाद कर देता, तो दूसरी तरफ वो चेहरा जो इंसानों को काटने वाले रथ डिजाइन कर रहा था। एक तरफ जो दुनिया बनाना चाहता था और दूसरी तरफ उसी दुनिया को जलते देखना चाहता था। हिस्टोरियंस के लिए यह हमेशा एक पहेली बनी रही कि लियोनार्डो हीरो था या फिर विलन। मगर सच्चाई इतनी गहरी थी कि ये दोनों ही शब्द शायद उसके लिए बहुत ही छोटे पड़ जाते। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि 24 साल की उम्र में लियोनार्डो पर एक 17 साल के लड़के के साथ होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स का इल्जाम लगा और उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। समाज के घिन, शक और बेइज्जती ने उसे तोड़ दिया और उसने खुद को 4 सालों तक अपने कमरे में कैद कर लिया। ये 4 साल उसकी जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि उन अंधेरों में जहां पर इंसान टूट जाते हैं वहीं पर जन्म होता है लियोनार्डो के पर्सनल नोटबुक्स का। पेज दर पेज एक नई आंख, एक नया नजरिया, एक ऐसी सोच जो दुनिया को सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि उसके अंदर के छुपे कोड को पढ़ रही थी। लियोनार्डो की साइको सोच उभर रही थी। आज पार्ट 2 में हम डा विंची के उस फेज में एंटर कर रहे हैं जब समाज में बेइज्जत हुए डा विंची का दिमाग आर्ट से निकलकर वॉर और पावर के खेल में उतरने लगता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे पहले देखें। 1482 फ्लोरेंस शहर अब लियोनार्डो के लिए एक पिंजरा बन चुका था। घुटन, पैसे की कमी और मरी हुई डिग्निटी ने लियोनार्डो से एक ऐसा कदम उठवाया जो उसकी पूरी जिंदगी और कैरेक्टर बदल देगा। उसने एक खत लिखा ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा को, उसे मिलान बुला लेने के लिए। मगर इस खत में लियोनार्डो ने खुद को आर्टिस्ट नहीं बताया, बल्कि लिखा मैं हथियार बना सकता हूं, आई एम अ वॉर इंजीनियर। ये वो रियल लेटर है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड। अब एक ड्यूक को और क्या ही चाहिए था। अर्जी स्वीकार हो जाती है और मिलान के दरवाजे डा विंची के लिए खुल जाते हैं। पावर के करीब आकर लियोनार्डो बदलने लगते हैं। तरक्की के डिजाइन्स बनाने वाला ये शख्स अब अपने मास्टर को खुश करने की आस में मौत के खिलौने बनाने लगता है। ये देखना द ग्रेट एर्बलेस्ट, एक 2 माले की बिल्डिंग के साइज का हथियार। तलवारों के जमाने में एक साथ मल्टीपल तोप के गोले और चट्टान जैसे पत्थर फायर किया जा सकता है। फायर पावर से ज्यादा ये फियर पावर से काम करेगा। देखकर ही दुश्मन साइकोलॉजिकली हार जाए। डा विंची हथियार के फिजिक्स के साथ इमोशंस के आर्ट को कंबाइन कर रहे थे। मैकेनिक्स इनटू साइकोलॉजी इज इक्वल टू मैक्सिमम इंपैक्ट। और फिर ये मशीन जिसमें रिदम ही हथियार है। 11 बैरल्स, 3 रोटेटिंग रोज, मतलब 33 बैक टू बैक गन शॉट्स। जंग का पहला रूल स्पीड किल्स। और तोप के जमाने में लियोनार्डो ने मशीन गन का कॉन्सेप्ट सोच लिया जो दुनिया को बनाने में 300 साल लगने वाले थे। फिर ये वाला है लियोनार्डो का माउंटेड साइथ चैरियट, जिसमें इंसान नहीं फिजिक्स आपके लिए लड़ता है। 2 तरफ जायंट रोटेटिंग ब्लेड्स जिन्हें घोड़ों की स्पीड और टॉर्क चलाएगी। मैथ सिंपल था, रेडियस ऑफ रोटेशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। यहीं पर वो लिखते हैं ये रोटेटिंग ब्लेड्स इंसानों को गेहूं की तरह काट देंगे। लियोनार्डो इस वक्त सिर्फ वॉर मशीन्स नहीं बना रहा था, वो साथ में अपनी खोई हुई इज्जत कमाने की लड़ाई भी लड़ रहा था। और फिर ये एक कछुए जैसा आयरन टैंक, फुल्ली कवर्ड, 360 डिग्री फायर कैपेबिलिटी, एक चलता फिरता लोहे का किला। अंदर कोई छू नहीं सकता, बाहर कोई टिक नहीं सकता। उस वक्त जब लोग घोड़ों पर युद्ध लड़ते थे, मगर लियोनार्डो तो लड़ाई को ही ऑटोमेट करने की सोच रहे थे। पर अब सुनना, लियोनार्डो अच्छा था या बुरा और कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि गेयर मैकेनिज्म्स को उन्होंने अपने किलिंग मशीन्स में जानबूझकर उल्टा डिजाइन किया था। अब कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि लियोनार्डो खुद के जीनियस से साइलेंटली दुनिया को बचाना चाहते थे। इसके कोई रिटन सबूत तो नहीं है, बट आगे की कहानी इस पर और सफाई देगी। अब ये इतिहास का सबसे पहला स्टीम पावर्ड थर्मोडायनामिक वेपन, स्टीम इंजन से भी 300 साल पहले। फिर ये चीज जो 1400s में तो होनी ही नहीं चाहिए थी, लियोनार्डोज लायन, एक फुल्ली मैकेनिकल रोबोट जो चल सकता था, अपना सिर हिला सकता था और अपनी छाती आगे कर सकता था, ताकि स्फोर्जा अपनी जीत के बाद इसे रॉयल कोर्ट में गर्व से दिखाए। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो सेंसर्स, सिर्फ गेयर्स, पुलिस, स्प्रिंग्स, मशीन से जिंदगी क्रिएट करने की कोशिश। रोबोटिक्स शब्द इन्वेंट होने से भी
400 साल पहले। मगर आयरनी देखना, इसी फेज में लियोनार्डो फ्रस्ट्रेशन में लिखते हैं, मुझे बताओ क्या मैंने एक भी ढंग का काम किया है? मैं अपना समय वेस्ट करते रहता हूं। उनके नोटबुक्स में कई ऐसे कन्फेशंस है। सच्चाई तो यह थी कि लियोनार्डो हर दिन एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ रहे थे, एक दुनिया से और एक सबसे बड़ी वाली लड़ाई खुद अपने आप से। उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम था जिससे वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहे और अंत में खुद को सबसे बड़ा फेलियर बताएंगे। मगर अब लड़ाई जारी थी। लियोनार्डो के लिए सिर्फ जमीन काफी नहीं था, उनको आसमान भी चाहिए था। उड़ान का जुनून इतना गहरा था कि वो लिखते हैं, वंस यू हैव टेस्टेड फ्लाइट यू विल फॉरएवर वॉक द अर्थ विथ योर आईज टर्न्ड स्काईवर्ड। प्रॉब्लम ये थी कि लियोनार्डो भी शुरुआत में वही गलती कर रहे थे जो हर कोई करता है, सोचने की कि पंछियां उड़ती है क्योंकि वो पंख झटकाती है, फ्लैप करती है। एग्जैक्टली इसी की नकल करके उन्होंने बनाया अपना पहला फ्लाइट मशीन ऑर्निथॉप्टर, जो लिटरली एक ड्रैगन फ्लाई की तरह विंग्स फ्लैप करके उड़ने की कोशिश थी। कई वर्जन्स बनाए, पेडल ड्रिवन, पुली ड्रिवन, मैनुअली पावर्ड विंग्स, सब फेल। वो बर्ड्स की बायोलॉजी की नकल तो कर रहे थे, उड़ान के फिजिक्स को समझे बिना। मगर कुछ ही सालों में उन्होंने फाइनली डिकोड कर लिया और ये ग्लाइडर का डिजाइन इन्वेंट किया जिसमें फाइनली एक इंसान उड़ सकता था। वो समझ गए कि बर्ड के विंग्स की फ्लैपिंग नहीं बल्कि विंग्स की कर्व्ड ज्योमेट्री असल में हवा को 2 भागों में काटती है, नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर, और यही प्रेशर डिफरेंस लिफ्ट क्रिएट करता है। बेसिकली वो एरोडायनामिक्स के बर्नौलीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, उसके इन्वेंट होने के 300 साल पहले। वो लिखते हैं, द बर्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट वर्किंग अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉ, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही थी। आज भी उनका ये डिजाइन सक्सेसफुली ट्राई किया जा सकता है। इवन ये पैराशूट का डिजाइन भी, जिसे भी सक्सेसफुली आज के समय में कई लोगों ने टेस्ट कर लिया। दुनिया से आगे जियो तो इस तरह, जब तक लोग समझे कि लियोनार्डो क्या कर रहा था तब तक वो डिजाइन्स ऑलरेडी फ्यूचर बन चुके थे। लियोनार्डो ने अपने ऑब्सेशन से लिटरली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था और आज दुनिया के सबसे अमीर लोग एआई को लेकर एक सीरियस प्रेडिक्शन दे रहे हैं। आईबीएम के एक्स सीईओ जिनी रॉमेटी ने तो वार्निंग देते हुए ये बोला है कि एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस बट दोज हु यूज एआई विल रिप्लेस दोज हु डोंट। और इसीलिए इंट्रोड्यूसिंग बीई 10x 4-hour क्लास, जहां पर आईआईटी के एक्सपर्ट एल्यूमिनाई आपको मोस्ट इन डिमांड स्किल सिखाएंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर 10x बेटर रिजल्ट्स, एक्सेल ऑटोमेशन, बिना एक भी फॉर्मूला याद किए डेटा एनालाइज करके सेकंड्स में क्रिएटिव डैशबोर्ड्स बनाना, डिजाइनर लेवल प्रेजेंटेशंस, कोडिंग, डीबगिंग बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के, और इवन कंटेंट क्रिएशन यूजिंग एआई। और ये सब कुछ आप सीख सकते हो बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के। इंटरेस्टिंगली सिर्फ 4 घंटे के क्लास में चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड जैसे 15+ एआई टूल्स का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। 1 लाख प्लस लोग ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुके हैं विद अ सैलरी ग्रोथ ऑफ 40 to 80%। अब नॉर्मली दिस क्लास इज वर्थ thousands, बट फर्स्ट 200 पार्टिसिपेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। सो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द वर्कशॉप हैपनिंग दिस संडे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। ये एक और शॉकिंग इन्वेंशन, कैन यू बिलीव इट? ये एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन है इन्वेंशन से 450 साल पहले। कैसे इन्हें ये जीनियस आइडिया आया? वेल, साइको नजरिए से। स्क्रू को निकालते देख लिटरली उनके दिमाग का स्क्रू टाइट हो गया। स्क्रू को निकालने के लिए घुमाना पड़ता है, राइट? और वो सरफेस से ऊपर आ जाता है। उन्होंने ये नोटिस किया कि घूमती चीज किसी भी मीडियम में ऊपर आती है। उन्होंने देखा तो घूमता हुआ स्क्रू और डिस्कवर कर लिया एयरलिफ्ट। रोटेशनल मोशन क्रिएट्स लिफ्ट। यही कॉन्सेप्ट तो आज मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स में यूज होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि लियोनार्डो ने आसमान को पहले ही एक मीडियम की तरह देख लिया था जिसके जरिए फोर्स ट्रैवल कर सकती है। एक तरफ उड़ान के फिजिक्स सीख रहे थे तो दूसरी तरफ डाइविंग के डायनामिक्स। ये उनके डाइविंग सूट का कॉन्सेप्ट जो आज कुछ ऐसा दिखेगा। ये सबसे पहला हाइड्रोलिक्स पावर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम 400 years बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पानी के बहाव को कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लियोनार्डो डिजाइन कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स है कि ये वीडियो उसके लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी। बेसिकली इतिहास का सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला XYZ के पीछे कई सारी चीजों में लियोनार्डो का नाम है। इसी दौर में लियोनार्डो एक इंटेलेक्चुअल मॉन्स्टर बनते जा रहे थे। एक तरफ फिजिक्स से दुनिया को समझने के लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन, पुलिस, गेयर्स, फ्रिक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आर्किटेक्चर से दुनिया को बनाने के लिए सिटी प्लानिंग, स्ट्रीट आर्किटेक्चर, डोम इंजीनियरिंग सीख रहे थे। रे डायग्राम्स के जरिए ऑप्टिक्स को डिकोड करके ह्यूमन इमोशंस और न्यूरोसाइकोलॉजी पर क्वाइट लिटरली रोशनी डाल रहे थे, सिर्फ अपने वजूद को ढूंढने के लिए और अपनी खोई हुई गरिमा
को लौटाने के लिए। पेज दर पेज वो इतिहास बना रहे थे, मगर अंदर से वो टूट रहे थे। अपने फ्रस्ट्रेशंस को अपनी नोटबुक्स में वंस अगेन लिखते हैं, तू समय वेस्ट करता है, जो शुरू किया उसे खत्म कर, तू निकम्मा है। जस्ट क्योंकि इस आइकॉनिक पेंटिंग को खत्म करने के लिए उन्होंने 4 साल लगा दिए, द लास्ट सपर। मगर ये पेंटिंग धर्म या आर्ट से कहीं ज्यादा थी। ये लिटरली एक साइकोलॉजिकल एक्सरे है। ह्यूमन नेचर, इमोशन, बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को उस समय फ्लैट सरफेस पर कैप्चर करने का साहस। हर एक चेहरा जीसस के 12 डिसाइपल्स के कैरेक्टर्स की सच्चाई को एक्सप्रेस करता है। सदमा, धोखा, गुस्सा, इनकार जो लियोनार्डो को अब रोंग रोंग में महसूस होने लगता है, क्योंकि वो हसीन लम्हे अब बीता कल बन जाएंगे। साल 1500 स्फोर्जा युद्ध में हार जाता है। कैद हो जाने के डर से डा विंची को शहर छोड़कर भागना पड़ता है, मगर ताकत की ख्वाहिश अभी तक बुझी नहीं थी। इतिहास के सारे रास्ते लियोनार्डो को एक ही मंजिल तक ले जा रहे थे, जंग। जल्द ही डा विंची खुद को एक और डेंजरस इंसान, एक पावर हंग्री वॉर लॉर्ड की सभा में पाते हैं, चेजारे बोर्जिया, जिस पर ही निकोलो मैशियावेली ने द फेमस द प्रिंस बुक लिखी है। 48 लॉज ऑफ पावर अगर आपने पढ़ी होगी, वो भी इसी द प्रिंस बुक से ही इंस्पायर्ड है। चेजारे बोर्जिया का सिंपल फॉर्मूला था, पॉलिटिक्स इज इक्वल टू पावर इनटू धोखा, और डर इज इक्वल टू जल्लादता और टॉर्चर। इसी मिलिट्री जनरल के लिए डा विंची इतिहास का सबसे पहला सैटेलाइट व्यू मिलिट्री सिटी डिजाइन करते हैं। नदियों को कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स जो युद्ध जिता सके, वॉर में फटाफट तैयार हो जाने वाले असेंबली ब्रिजेस। मगर बोर्जिया के करीब रहकर ही कुछ तो अच्छा होता है। लियोनार्डो को आखिरकार होश आने लगता है कि वो क्या बनते जा रहे हैं। वो अपनी असल पहचान से पूरी तरह भटक चुके हैं, बस अपने अतीत के जख्मों को राहत पहुंचाने के लिए। एक अहिंसा में यकीन रखने वाला जीनियस ताकतवर लोगों के पास रहने के जुनून में अपनी खूबी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। 1 साल में वो बोर्जिया को छोड़कर फ्लोरेंस लौट आते हैं और एक खूबसूरत चीज पर काम करना शुरू करते हैं। बहुत बदसूरती देख ली, अब बस एक खूबसूरत चेहरा, एक पेंटिंग जो इतिहास बनाएगी और अमर हो जाएगी, द मोनालिसा। ये आर्ट कम और एक साइंस एक्सपेरिमेंट ज्यादा था, क्योंकि लियोनार्डो अब चेहरे की ज्योमेट्री, स्माइल के ऑप्टिक्स और स्किन पर लाइट के बिहेवियर को पहले से कहीं बेहतर समझ चुके थे और रियलिज्म आर्ट में कुछ बड़ा करना चाहते थे। एक पेंटिंग द बैटल ऑफ एंगियारी के लिए भी उन्हें अच्छा कमीशन मिलने वाला था, जिस पैसों से वो अब एक स्टेबल जिंदगी जी सकते थे। साल 1507 लियोनार्डो की मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जो लियोनार्डो के बहुत ही करीब आएगा। इतना करीब कि लियोनार्डो का बायोलॉजिकल भाई नहीं, बायोलॉजी का भाई बन जाएगा। मार्क एंटोनियो डेला टोरे, एक उभरता हुआ एनाटॉमी स्कॉलर और इकलौता शख्स जो लियोनार्डो जितना ही ऑब्सेस था शरीर के एक एक नफ्स की सच्चाई जानने के लिए। और ये दोनों मिलकर 1500 सालों से चलते आ रहे चर्च के एक बहुत बड़े झूठ को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 16वीं सदी में हम ह्यूमन एनाटॉमी में 100 या 200 साल नहीं, 1500 साल पीछे चल रहे थे, क्योंकि सारे डॉक्टर्स गैलेन्स एनाटॉमी थियरी को यूज करते थे। क्लॉडियस गैलन एक रोमन डॉक्टर थे जिन्होंने अपने समय में चर्च की बंदिशों की वजह से खुद कभी रियल ह्यूमन बॉडीज को डाइसेक्ट ही नहीं किया था, बस सिर्फ पिग्स और बंदरों को कट करके लिटरली तुक्का लगाते थे कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। इनकी थियरी कुछ ऐसी थी कि शरीर को आत्मा चलाती है, लिवर खून की फैक्ट्री है, दिल में आत्मा एनर्जी क्रिएट करती है, दिमाग एक कूलिंग सिस्टम है और मसल्स में तो आत्मा जान भरती है। ये बायोलॉजी कम, मिथिकल फिजियोलॉजी ज्यादा थी। और चौंकाने वाली बात, 1500 सालों तक किसी ने एक सवाल तक नहीं उठाया। मगर लियोनार्डो और मार्क एंटोनियो सीधे थोड़ी ना थे, साइकोस थे। क्योंकि मार्क एंटोनियो एक लाइसेंस प्रोफेसर था, इसी वजह से लियोनार्डो को लाइफ में पहली बार लाशों का लीगल एक्सेस मिलता है और वो सांता मैरिया नुओवो हॉस्पिटल में अपनी डिस्कवरी शुरू कर देते हैं। अंधेरी रात, ठंडे कमरे और मोमबत्तियां, 20 डेड बॉडीज को दिन भर दिन लेयर बाय लेयर डा विंची पील करने लगते हैं। हर कट एक नई डिस्कवरी और हर लेयर नए राज खोलते गए।
एक दिन लियोनार्डो के सामने एक 100 साल का बूढ़ा इंसान जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। कुछ घंटे बाद वो बूढ़ा इंसान बिना तड़पे शांति से सो गया, हमेशा के लिए। मौत तो दर्दनाक होती है, राइट? फिर ये इतनी शांति से कैसे हो गया? नेचुरल मौत आखिर आती कैसे है? उसी रात लियोनार्डो ने उस बुजुर्ग के शरीर को डाइसेक्शन टेबल पर रखा, छाती की कैविटी खोली और जैसे ही दिल तक पहुंचे उनके हाथ कांप गए। आर्टरी सिकुड़ चुकी थी, खून का रास्ता ब्लॉक, दिल तक खून पहुंच ही नहीं रहा था। वो अंजाम पर पहुंचे कि खून के दिल तक ना पहुंचने की वजह से नेचुरल डेथ कॉज हुई है। ये सब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और इवन कार्डियोलॉजी शब्द इन्वेंट होने के भी 300 साल पहले। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लियोनार्डो ने जैसे ही इंसान की रीढ़ की हड्डी देखी, उनका भ्रम टूट गया। एक परफेक्ट एस कर्व का स्पाइन, जिसे दुनिया मानती थी स्ट्रेट होता है, लियोनार्डो तुरंत इसके पीछे का लॉजिक समझ गए। उन्होंने इसे एक बायो इंजीनियरिंग की मिसाल की तरह देखा। शरीर का अपना खुद का शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम, जो हमारे शरीर को ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ देता है। थाइज में 4 पावरफुल क्वाड्रिसेप्स जो घुटनों को एक्सटेंड करते हैं, हैमस्ट्रिंग्स पीछे से बैलेंस करके लेग्स को फोल्ड करते हैं, काव्स, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस एक फीट पुशिंग और पुलिंग सिस्टम। लियोनार्डो ने देखा ये सब रैंडमली चिपके हुए मीट के मांस नहीं है। हर मसल एक इंजीनियर्ड लीवर, एक मैकेनिकल हैक था। फोर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए परफेक्टली प्लेस्ड पुली सिस्टम, और शोल्डर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री मूवमेंट के साथ, रोटेटर कफ मसल्स डायनामिक सस्पेंशन केबल्स की तरह। ये बॉडी नहीं, बायो इंजीनियर्ड मार्वल था, कुदरत का करिश्मा। हमेशा की तरह लियोनार्डो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो नेचर के ब्लूप्रिंट को डिकोड कर रहे थे। मगर एक ऑर्गन था जो लियोनार्डो को भी बहुत परेशान कर रहा था, दिल। एक ऐसा राज जो उनके दिमाग को अंदर से खरोचता रहा। वो समझना चाहते थे इसकी हर एक बीट, हर नस और हर फ्लो। दिल ने लियोनार्डो के दिल पर ऐसा छाप छोड़ा कि लियोनार्डो ने लिटरली दिल पर ही अपना छाप छोड़ दिया। उन्होंने एक इंसेन एक्सपेरिमेंट सोचा। एक बैल का हार्ट लिया, उसके अंदर मोल्टन वैक्स डाला, वैक्स को जमने दिया और पूरा दिल हटा दिया। और देखो, सामने आई एक परफेक्ट 3D कास्ट, 4 चेंबर्स, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स और 1 वे वाल्व्स जो खून को रिवर्स में फ्लो होने से बचाते हैं। इतिहास में पहली बार एक इंसान समझा था कि दिल आत्मा की भट्टी नहीं, एक प्रेसिजन पंप है जो फिजिक्स के कायदों से चलता है। मगर इस पंप में उन्होंने एक बहुत ही गहरी बारीकी देखी, जिसे 500 सालों तक मेडिकल साइंस इनकार करता रहा। देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि दिल में ब्लड कैसे फ्लो होता है, तो आप कहोगे एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न में, जैसे पाइप में पानी फ्लो होता है। मगर पैटर्न्स की ही बारीकियों को समझना ही तो लियोनार्डो की खासियत थी। जवाब है नहीं। ब्लड दिल की नसों में स्ट्रेट फ्लो नहीं होता, बल्कि एक भंवरे स्पाइरल के पैटर्न बनाते हुए फ्लो होता है, जैसे एक व्हर्लपूल। वो लिखते हैं, मोशन ऑलवेज फॉलोज द फॉर्म ऑफ द वेसल कंटेनिंग इट। उन्होंने ये नोटिस किया कि दिल की ज्योमेट्री ही लिटरली कर्व्ड है। So this part has to derotate underneath. So it's one piece. So जैसे जैसे ब्लड फ्लो होते जाता है, वो नेचुरली एक व्हर्लपूल की तरह मूव करते चला जाता है। मगर दिल को इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि दिल के सारे मेजर वाल्व्स 3 कस्प्स के होते हैं और स्ट्रिक्टली 1 वे डोर्स होते हैं। ब्लड अगर स्ट्रेट फ्लो होता तो वो इन वाल्व्स को इफेक्टिवली खोल के रिवर्स लॉक नहीं कर पाते, बट कर्व्ड फ्लो बहुत ही एफिशिएंटली ये कर पाता है। लियोनार्डो ने लिटरली एक ग्लास की आर्टरी क्रिएट करके इस मोशन को प्रूव करके भी दिखाया। मॉडर्न कार्डियोलॉजी ने 500 साल बाद इसे कंफर्म भी किया कि यस, इससे हार्ट के मसल्स पर स्ट्रेन बहुत कम आता है। लियोनार्डो इंस्पायर्ड थे नेचर में स्पाइरल पैटर्न्स से। उन्हें एक वेग आइडिया था कि स्पाइरल पैटर्न्स का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कुछ तो लिंक हो सकता है, और इसीलिए ये पैटर्न बार बार नेचर में दिखते हैं। लिटरली यहां पर पैटर्न्स का कोड प्लस ज्योमेट्री का लॉजिक प्लस बायो और फ्लूइड मैकेनिक्स की क्यूरियोसिटी लियोनार्डो को अनस्टॉपेबल बना रही थी। इस डिस्कवरी के बाद लियोनार्डो ने आर्टरीज, वेन्स का पूरा मैप बनाया, इतना डिटेल, जस्ट लुक एट दिस। और साथ ही फीटस को यूट्रस में ड्रॉ किया, जो कि आज के अल्ट्रासाउंड से मैच करता है। लंग्स में ब्रांचिंग पैटर्न्स दिखाए, इतना डिटेल्ड वंस अगेन, और वही लियोनार्डोस रूल को जो यूज करते हैं। ब्रेन के वेंट्रिकल्स मैप किए वैक्स इंजेक्ट करके, जहां उस जमाने की एनाटॉमी ड्राइंग्स ऐसी होती थी
मगर लियोनार्डो के केस में ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद अपने हाथों से अपनी सच्चाई को ड्रॉ कर रही है, जिंदगी के मैकेनिज्म को बयां कर रही है, वो भी HD क्वालिटी में। ये दौर लियोनार्डो की जिंदगी का सबसे हसीन दौर था और प्रोडक्टिव भी। इन 4 सालों के अंदर ही लियोनार्डो ने डेला टोरे के साथ 200 पेजेस का एक पूरा मेडिकल साइंस एनसाइक्लोपीडिया ही बना दिया, जो अकेले एक झटके में मेडिकल साइंस को 200 साल आगे लेकर जा सकता था। मगर हो जाती है एक बड़ी ट्रेजेडी। लियोनार्डो लिखते हैं, While I thought I was learning how to live, I have been learning how to die. तब उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये सच में उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, और इसे कई मिथ्स ने ऐसा भी बताया कि वो अपनी मौत की तारीख जानते थे। ऑब्वियसली ये मिथ्स थे, मगर साल 1511 आता है, प्लेग की महामारी आती है, डेला टोरे मर जाते हैं और लियोनार्डो का हॉस्पिटल एक्सेस बंद हो जाता है, और वो 200+ पेजेस का साइंटिफिक ट्रेजर जिसमें दिल, आर्टरीज और नेचर के राज थे, अधूरा रह गया, अधूरा जैसे उनकी जिंदगी। मगर किस्मत ने एक आखिरी बार आंख मारी और अब भी वो अधूरा ख्वाब पूरा हो सकता था। 2 साल बाद 61 इयर्स के लियोनार्डो को रोम बुलाया गया। पोप लियो 10 के भाई मेडिची ने उनके लिए सैंटो स्पिरिटो हॉस्पिटल के दरवाजे खोल दिए, वो जगह जहां पर सदियों से लाशें खोली जाती थी। मगर इस बार एक आदमी सच्चाई खोलने आया था। अंधेरा अंदर, दीवारें काली, लाशों की गंध, और उन सब के बीच लियोनार्डो झुककर लिख रहे थे वोकल कॉर्ड्स के हार्मोनिक्स, खून की थियरीज, और सबसे मनहूस, सबसे मना किया हुआ विषय गर्भ। वो लिखते हैं, नवजात की खुद की आत्मा नहीं होती है, वो मां की आत्मा से कनेक्टेड होता है। हर नए पेज के साथ लियोनार्डो अपनी जान दांव पर लगाने लगे। ये चर्च के खिलाफ गद्दारी होती, पर उन पर अपनी मौत के डर से कहीं ज्यादा सच्चाई का जुनून सवार था। एक जीनियस के लिए डर क्या चीज होती है? डर एक बेवकूफ इंसान के लिए होता है जो सच्चाई की चमक को देखते ही घबरा जाता है। ऐसे ही 2 बेवकूफ थे, जॉर्जियो एक लोहार और जियोवानी एक आईना बनाने वाला। रोज वर्कशॉप में घुसकर लियोनार्डो का काम देखते और बाहर जाकर जहर उगलते। काला जादू, भगवान के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। लियोनार्डो फ्रस्ट्रेशन में लिखते हैं, As for those who call me a wizard, let them come and see. They do not understand, therefore they call it magic. पोप भी लियोनार्डो से इस वक्त कुछ खास खुश नहीं थे। सालों बीत गए थे, मगर लियोनार्डो ने लिटरली एक भी प्रॉमिस्ड पेंटिंग नहीं बनाई थी। ये उनका सबसे अनप्रोडक्टिव पीरियड था, मानो उनके अंदर का आर्टिस्ट मर चुका हो और साइंटिस्ट पूरी तरह हावी हो गया हो। पेंट करने बैठते तो केमिस्ट्री नजर आती, नए वार्निशेस बनाने लगते। एक ऐसे ही नए वार्निश के कॉन्सेप्ट को जब लियोनार्डो ने पोप के दरबार में प्रस्तुत किया इन्वेंशन बता के, तो पोप ने टेढ़े मुंह का सीधा ताना मार दिया, ये आदमी लियोनार्डो कुछ भी हासिल नहीं करेगा, ये शुरू होने से पहले ही खत्म होने तक का सोचता है। ये वार एक हाईएस्ट अथॉरिटी पर्सन से लियोनार्डो के उन्हीं कमजोर जख्मों पर जो उसे जिंदगी भर सताते रहे, लियोनार्डो के लिए साइकोलॉजिकली बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाएंगे और शायद डेथ बेड पर उन्हें और सताएगा। और फिर एक दिन चर्च के फिजिशियंस ने पोप के ऑफिशियल्स को कंप्लेन किया और लियोनार्डो का हॉस्पिटल एक्सेस परमानेंटली बैन। ये सिर्फ बैन नहीं था, ये उनके वजूद का खून था। सच्चाई सामने थी, अंधेरे ने रोशनी को मिटा दिया था, आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया था। साल 1516, लाचार लियोनार्डो, फ्रांस के किंग फ्रांसिस I ने आर्ट देखा और बुला लिया। लियोनार्डो ने इटली छोड़ दिया, अपने साथ ले गए अपनी जिंदगी भर की कहानी, वो नोटबुक्स जिसमें एक आदमी ने कुदरत को तोड़कर समझा था। 1517 में उन्हें एक स्ट्रोक आता है और उनका राइट हैंड, जिसने मोनालिसा, लास्ट सपर, कई मास्टरपीसेस बनाए थे, पैरालाइज हो जाता है। जीनियस का हाथ मर गया था, पर जीनियस का दिमाग अब तक नहीं। वो लेफ्ट हैंड से भी डिस्कवरी के ड्राइंग्स बनाते गए, मानो एक सिपाही अपनी आखिरी सांसों तक तलवार चला रहा हो। और फिर आई 2 मई 1519 की तारीख। 67 साल के लियोनार्डो मौत के बिल्कुल करीब थे, जिसकी जिंदगी हजारों सवालों का सिलसिला रही, जिसने हर एक जज्बात को कैनवस पर उतारा। मौत के वक्त बस एक सवाल और एक जज्बात। वो लिखते हैं, मैंने भगवान और इंसानियत को निराश किया है, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। अफसोस, रिग्रेट, पछतावा जिंदगी के आखिरी पलों में एक जीनियस को अंदर से खा रहे थे।
I have offended God and mankind in not having worked as I should. उनके पर्सनल नोटबुक्स के आखिरी पन्नों में भी यही दर्द भरा सवाल भरा है, बताओ क्या मैंने कभी भी कुछ पूरा किया है? कड़वी सच्चाई ये थी, जब तक दुनिया ने लियोनार्डो का 400 साल आगे का जीनियस समझा, लियोनार्डो जी चुके थे, हार चुके थे और खत्म हो चुके थे। वो बाहर की 20 दुनियाओं को जोड़कर अंदर से टूट चुके थे। लियोनार्डो की गलती बस एक, उसकी गति। 400 साल आगे की सोच, जब चीजें आसपास बहुत ही पिछड़ी थी, उसके आइडियाज फिक्शन नहीं फ्रॉड लग सकते थे। समाज के पिछड़े सोच की कीमत बनी लियोनार्डो का फेलियर। उनकी नोटबुक एक कन्फेशन थी, एक आदमी की जो दुनिया से ज्यादा अपने आप से लड़ रहा था। लियोनार्डो की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं थी कि दुनिया उनके जीनियस को नहीं समझ पाई, बल्कि ये थी कि वो अंत तक खुद के दिमाग को नहीं समझ पाए। आज एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लियोनार्डो ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जैसे कई सिम्टम्स दिखाते थे। डिस्ट्रैक्टेड रहना, ऑब्सेसिवली क्यूरियस रहना, अटेंशन टू डिटेल। मगर लियोनार्डो की कॉग्निटिव एबिलिटी टिपिकल ADHD से कहीं आगे की थी, एक मिक्स्ड कॉग्निटिव फिनोटाइप की तरह, जिसमें टेक्निकल नॉलेज, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमैथी, पैटर्न रिकग्निशन, सिस्टम्स माइंडसेट, सब कुछ एक साथ पैक था। डीप क्यूरियोसिटी ने उन्हें इस दुनिया की डीप नॉलेज दिलवाई, मगर फिर भी अंत में उन्हें बस यही लगा कि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। लियोनार्डो के मरने के बाद उनके असिस्टेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने उनके नोटबुक्स को केयरफुली प्रिजर्व कर लिया। 259 इयर्स तक वो छुपी रही, और जब 1778 में उस समय के टॉप एनाटमिस्ट विलियम हंटर ने विंडसर कैसल में ये ड्राइंग्स देखी, तो उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया, लियोनार्डो इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट एनाटमिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। जब 20वीं सदी में MRIs ने लियोनार्डो के वॉर्टेक्स फ्लो थियरी को कंफर्म किया, जब कार्डियक सर्जन्स ने लियोनार्डो की वाल्व ड्राइंग्स की डिटेलिंग्स देखी, सब ने यही कहा, 500 साल पहले एक आदमी ने वो देख लिया था जो आज हम सुपर कंप्यूटर से भी मुश्किल से देख पा रहे हैं। मगर आज भी जब भी कोई आम इंसान लियोनार्डो डा विंची का नाम सुनता है, उसके दिमाग में बस ये मोनालिसा की पेंटिंग ही आती है, क्योंकि कोई नहीं जानता इन नोटबुक्स में लियोनार्डो का असली चेहरा छुपा हुआ है, एक साइको सोच वाला इंसान। Before you go, don't forget to register for the B10X masterclass happening this Sunday. Link is in the description.